नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज का हमारा विषय है कर्जा। जी हां, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो दिन प्रतिदिन कर्जों में डूबते चले जा रहे हैं। कई लोग अच्छा कमा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कर्जा नहीं उतार पा रहा। क्या कारण है कि कर्जा चढ़ता चला जा रहा है, उतर नहीं पा रहा है, या वो कर्जों में क्यों आ गए? आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल कोरोना के बहुत ही बुरे बीते हैं, लगभग पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए। और आपने देखा कि कुछ लोग जो बिल्कुल नीचे थे, नीचे के पायदान में थे या बहुत गरीब थे, वो एकदम बूम करके ऊपर पहुंचे और कोरोना के पीरियड में वो लखपति बन गए, करोड़पति बन गए कहीं तो। लेकिन कुछ लोग जिनका काम धंधा व्यापार बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी स्थिति में थे, नीचे आ गए, घाटा हो गया, कर्जों में चले गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण छिपा है आपकी कुंडली में, हॉरोस्कोप में। उसे देखने की और समझने की जरूरत है। बहुत से लोग पंडितों के पास, ज्योतिषों के पास चक्कर लगा रहे होंगे, फेसबुक में कहीं से कोई उपाय देखते होंगे तो उसे भी करते होंगे, लेकिन मुक्ति नहीं मिल पा रही। चलिए, आज मैं आपको इसका कारण भी समझाऊंगा और इसकी मुक्ति का आपको उपाय भी बताऊंगा। बस जरूरत है वीडियो को पूरा देखिएगा। आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। आपको इंटरेस्ट नहीं है इस तरह की वीडियो देखने का या मेरी वीडियोस देखने का, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अभी छोड़कर इस वीडियो को चले जाइए। लेकिन जो देखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो आप मेरे साथ बने रहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आखिर क्या है, क्यों है और कैसे है, और इसका निवारण क्या है। चलिए सीधा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, ये है आज का हमारा विषय कर्जा, और ये हॉरोस्कोप बना है मैंने। इसमें कुछ नंबर लिखे हैं और कुछ शब्द लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं। आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते, जिन्हें कम जानकारी में जान लीजिए। ये होता है हमारा पहला घर, फर्स्ट हाउस, पहला भाव भी कहते हैं। 1, 2, 3 इस तरह से काउंटिंग शुरू होती है। ये होता है 6, 8 और 12 भाव। देखिए कुंडली में ये जो 6, 8 और 12 भाव होते हैं, इनको बुरा घर या बुरे भाव माना जाता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ सब जानते हैं, विश्व विख्यात है राहु एंड केतु, ये बुरे ग्रह होते हैं। ये चीज याद रखिए, 6, 8, 12 ये बुरे घर है, और राहु और केतु ये बुरे ग्रह हैं। देखिए ये लिखा है धन, सुख और कर्म। धन, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी बचत और बैंक में कितना पैसा है, कितना सोना चांदी जायदाद, वो सब आपको यहां से पता लगेगा। आप कितने सुखी हैं, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख आपको यहां से पता लगेगा। आपका कर्म, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, क्या काम धंधा करते हैं, वो यहां से पता लगेगा। देखिए, अब व्यक्ति किन स्थिति में कर्ज लेता है। अगर व्यक्ति के पास धन की कमी होती है, तब व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ता है आगे पुशअप करने के लिए, अपने कुछ एक काम करने के लिए। सुखों के भाव में आप देखो, मुख्यतः आदमी प्रॉपर्टी जब बनाता है तब उसे कर्ज लेना पड़ सकता है, या जब उसे कोई वाहन खरीदना होता है तब उसे कर्ज लेना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि आजकल की तकरीबन 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख की कार की वैल्यू नॉर्मल इतनी है, तो आप कार खरीदने जाएंगे, आप इतना टैक्स भरते नहीं है कि आप कैश में दे सके, तो आप क्या कराएंगे, EMI कराएंगे, यानी कि कर्जा आपके ऊपर आ गया। या फिर आपको अपना काम धंधे, अपने व्यापार में लगाने के लिए आपको कर्जों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है जी। तो इस हिसाब से देखें, धन का कारक गुरु, वाहन, सुख, और इस घर का आप कारक मान लीजिए मंगल, शुक्र, और कर्म भाव का कारक शनि। ये आपकी कुंडली में अगर बेहतरीन स्थिति में है तो तब आपको कर्ज लेने की नौबत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इनका संबंध इन बुरे ग्रहों राहु और केतु से बन जाता है, या इनका संबंध 6, 8, 12 ग्रहों से बन जाता है,
तब आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। और जितनी स्थिति कंडीशंस मिलती चली जाएंगी, कर्ज आप पर उतना बढ़ता ही चला जाएगा। चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले गुरु धन भाव का कारक। अगर गुरु 6, 8, 12 भाव में आ जाए तो भी कर्ज लेने की स्थिति बन जाती है। अगर गुरु का संबंध राहु और केतु से बन जाए तब भी आपको कर्ज लेने की स्थिति जो है आपकी उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए कि गुरु 6, 8, 12 में है और वहां पर राहु या केतु के प्रभाव में चला गया, राहु या केतु इसके साथ बैठ गए, या राहु या केतु दृष्टि से इसे देख रहे हैं। राहु और केतु की दृष्टि होती है 5, 7, 9। कैसे काउंट करना है? मान लीजिए कि गुरु यहां पर बैठा है और राहु यहां बैठा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो राहु की या केतु की दृष्टि गुरु पर चली जाएगी। और गुरु अगर इसमें आ गया तो भी लगभग बुरा ही आप उसे समझिए। इसी तरह से अगर मंगल केतु के साथ चला जाता है, गुरु राहु के साथ चला जाता है, शुक्र केतु के साथ चला जाता है, शनि केतु के साथ चला जाता है, देखिए राहु परेशानी खड़ी करता है, दिक्कतें रुकावटें देता है, रोकता नहीं है, लेकिन केतु जो है बिल्कुल स्टॉप लगा देता है। एंड तो राहु से ज्यादा बुरी मार केतु मारता है। तो अगर गुरु राहु या केतु के साथ है, मंगल केतु के साथ है, शुक्र केतु के साथ है, शनि केतु के साथ है, तो आप समझिए कि आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा, कम या ज्यादा। लेकिन गुरु राहु केतु या मंगल केतु, शुक्र केतु, शनि केतु, एक तो ये साथ है और दूसरा ये साथ हो गया अगर 6, 8, 12 भाव में चले जाएं तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी और ज्यादा आपको इसकी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। ये तो बात कर रहे थे हम कारक की। अब यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर राहु केतु बैठ जाए, यहां पर अगर राहु केतु बैठ जाए, यहां पर या अगर राहु केतु बैठ जाए तो भी आपको समस्या कर्ज की लेनी पड़ सकती है, क्योंकि जब जब यहाँ पे राहु केतु बैठेंगे वो इन घरों को खराब करेंगे। यहाँ पर धन स्थान में राहु केतु बैठेंगे तो दिक्कत करेंगे, शुभ भाव में बैठेंगे तो दिक्कत करेंगे, कर्म भाव में बैठेंगे तो दिक्कत करेंगे। अब स्थिति मान लीजिए यहां राहु केतु भी बैठ गए, एक बार गुरु 8वें भाव में भी मान लीजिए आ गया 2 बार, अब राहु केतु की वो गुरु दृष्टि में भी है 3 बार। तो जितनी ज्यादा कंडीशंस कुंडली में कर्ज के लिए आपको मिलती चली जाएंगी, आप समझिए कर्ज में आप उतने ही दबे रहेंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक कर्ज उतारेंगे और दूसरा चढ़ जाएगा। इसी तरह से इन भाव के अगर स्वामी वो भी राहु केतु के प्रभाव में आ जाए, जैसे कि दूसरे घर का जो स्वामी ग्रह, मान लीजिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए 12 लिखा है और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, तो दूसरा यानी कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र। तो इस तरह से आप उसे समझ सकते हैं कि इस भाव का स्वामी कौन सा है, इसका कौन सा और इसका कौन सा है। अगर ये भी राहु केतु के प्रभाव में आ जाते हैं, उनके साथ साथ ये 6, 8, 12 भाव में चले जाते हैं, चौथी कंडीशन भी मिल जाती है, तो भी समझिए कि स्थिति आपकी कुंडली में और बुरी हो चुकी है। अब आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। यह था कि कर्जा क्यों होता है। अब हर व्यक्ति चाहता है उपाय। आप किसी पंडित के पास जाते हैं, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, कोई कहता है इसका उपाय कर लो, कोई कहता है इसका उपाय कर लो, कोई कहता है इसका उपाय कर लो, कोई कहता है इसका कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, इतने किलो अनाज वहां डाल दो, या अंगूठी पहन लो, रतन पहन लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये पूजा करा लो और वो पूजा करा लो। इसके बाद भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ समय के लिए आपको आराम मिलेगा, आपने कोई उपाय किया किसी के कहने पे, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना स्थिति सही चलेगी, लेकिन वापस आप उसी ढर्रे पे आकर खड़े हो जाएंगे जहां से आप चले गए। अब इसका उपाय, इसके 2 उपाय, 2 काम आपको करने पड़ेंगे और वो लंबे समय तक करने पड़ेंगे, तभी ही आपको इन कर्जों से मुक्ति मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। एक है सत अनाज, जिसे सतनाजा भी कहते हैं, और दूसरा एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान है, आपको गूगल किताबों में भी मिल जाएगा। सतनाजा का क्या करना है,
एक नियम बनाइए आप, नियम की या तो रोज या बुधवार या वीरवार या मंगलवार या शनिवार कोई एक दिन आप चूज कर लीजिए। बस नियम बनाना है कि मैंने हफ्ते में एक दिन ये सत अनाजा पक्षियों को दाने के रूप में डालना है। एक दिन अगर आप चूज करते हैं तो आपको हफ्ते में उस दिन ये करना पड़ेगा, नियम से करना पड़ेगा और लंबा करना पड़ेगा। अगर आपके आसपास कोई जगह है, आपको लगता है कि आप रोज कर सकते हैं तो आप रोज कीजिए। जब आप रोज करेंगे फिर आपका वो नियम बन जाएगा, फिर नियम टूटने ना पाए, ध्यान रखिएगा। और दूसरा है मंत्र। मंत्र बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप है। अब आप पूछेंगे इसको कैसे करना है, कितनी बार करना है? तो देखिए, इस मंत्र को कम से कम आप 5 बार कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 108 यानी कि 1 माला। और ज्यादा समय है तो 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, जितना आप करना चाहें। लेकिन इसमें भी आपको एक नियम फॉलो करना है। नियम क्या फॉलो करना है कि आप जिस समय पहली बार ये मंत्र करेंगे, मान लीजिए कि आपने सुबह 8 बजे के आसपास इस मंत्र को करना स्टार्ट किया, तो अब आपको रोज सुबह 8 बजे के आसपास ही इस मंत्र को पढ़ना होगा। मान लीजिए कि एक दिन आपने शाम को 5 बजे किया, तो फिर आपको रोज शाम को 5 बजे ही इस मंत्र को पढ़ना होगा। ये 2 चीजें आप नियम से कीजिएगा। नियम से सत अनाजा का दाना डालना है, चाहे हफ्ते का एक दिन चूज कीजिए, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, ये आपके ऊपर। मंत्र 5 बार पढ़िए, 108 बार पढ़िए, या 2 माला कीजिए, 5 माला कीजिए, ये भी आपके ऊपर। लेकिन जिस समय आप इसको करना शुरू करेंगे, आपका आगे का समय हमेशा के लिए वही होना चाहिए। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपको ये नियम नहीं छोड़ना है। अगर इन नियमों से आप चलते रहेंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे कि आपके ऊपर का जो कर्जा है वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया है, वो घटने लग गया है। लेकिन नियम बहुत जरूरी है। ये आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन करना उसको नियम से है। चलिए मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, किसी के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की तरह होता है। और मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।